हेलो फ्रेंड्स, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने देखा अभी तक हमने लास्ट 2 लेक्चर में कवर किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड लेक्चर में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नोटेशंस देखे थे, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिग O ऑफ n, थीटा n एंड ओमेगा n। जो हमारे काम आने वाला है सबसे मेनली वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं सेम हो जाती है तो हमारा दूसरा चीज देखी जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली हम जो देखते हैं वो देखते हैं केवल वर्स्ट केस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे थे और हमें अचानक से वीडियो एंड करना पड़ा था। तो हम देख लेते हैं कि रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 3 मेथड से निकालते हैं। वो 3 मेथड कौन से हैं देखते हैं। पहला मेथड था हमारा रिकरेंस रिलेशन, या उसे बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें आप क्या करते हैं, रिकरेंस रिलेशन निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बाइनरी सर्च का निकाल के दिखाया था, Tn इक्वल टू Tn/2 + 1। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, हमने कैसे निकाला था। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, अगर नहीं समझ आता है कोई बात नहीं, बाइनरी सर्च आज हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जिनको पिछले लेक्चर में समझ नहीं आया था टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये बेसिकली रिकरेंस रिलेशन है। ये मैं क्यों इसलिए बता रहा हूँ, कई लोगों को होता है कि हम इस कोड की या रिकर्जन की कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक हमने बताया, पहला मेथड है बैक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड होता है ट्री मेथड, और एक आखिरी मेथड जो होता है वो एक्चुअली मेथड है ही नहीं, वो एक फॉर्मूला है, वो होता है मास्टर थ्योरम। तो बेसिकली मास्टर थ्योरम में आपको केसेस दिए होते हैं और उन केसेस के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मुलेज दिए होते हैं जिनमें डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके अपनी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया, और ये किसके लिए होता है, रिकर्शन के लिए। आपको इस टाइप के फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बाइनरी का। इसमें जो +1 है वो क्या है, कांस्टेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 क्यों लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्योंकि वैसे भी हमने क्या करना होता है, अगर 2n² आए या 4n² आए, हमने कॉम्प्लेक्सिटी को n² ही लिखनी है। इसलिए 1 लेंगे तो आपका जो भी आएगा n × 1 is 1, n, तो आपका n² आएगा, 5n² नहीं आने वाला। इसलिए हमें वो कांस्टेंट एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती हम हमारे 1 लेने से। तो ठीक है, ये 3 मेथड थे। आज के लेक्चर में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये मैंने बेसिकली इसलिए बताया ताकि जिन लोगों को रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है उनको पता नहीं है कहां से निकालते, तो ये 3 मेथड है, ये हमारे काम नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली पहला टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर का, जो है एरेज। क्या है, एरेज। एरेज आप सभी को पता है कि एरे क्या होता है, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। होमोजीनियस मतलब क्या, सेम। होमोजीनियस collection of variables। ठीक है, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, होमोजीनियस किस टर्म्स में, आपकी डेटा टाइप की टर्म्स में। जैसे कि आपका क्या होगा, इन टाइप के आपको क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए। तो आपको मान लीजिए 100 इंट चाहिए, उसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली एक ही टाइप, किसी मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसके मार्क्स स्टोर कराने हैं। आपको कोई मतलब नहीं मार्क्स किसके हैं क्या हैं, आपको बस मार्क्स का डेटा चाहिए। तो आप 100 वेरिएबल के नाम दें, A B C D E F G Z A A A B। उससे बेटर क्या होता है, एक ही वेरिएबल के नाम से एरे डिक्लेयर करके आप क्या करते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, int A 100, या फिर इनपुट आप ले सकते हैं यूजर से, कैसे, int n cin n, फिर बोल सकते हैं int a of n। तो बेसिकली क्या है, ये एरे डिक्लेरेशन है। एरे के अंदर जो भी आप साइज लिख रहे हैं ये प्री नॉर्मल होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे पहुंचे, इस स्टेटमेंट तक पहुंचे, तो जो भी वेरिएबल है आपका यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, वो पहले ही आपका या तो यूजर से इनपुट आ चुका होना चाहिए, या फिर आप उसको पहले ही int n = 10 या 100 डिफाइन कर चुके होने चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है। तो ये हो गया हमारा एरे की डिक्लेरेशन। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा पॉइंटर का कंसेप्ट देख लेते हैं एरे के अंदर। तो मान लीजिए
2D एरे, 2D एरे क्या होगा, अभी हमने एक एरे लिया था, इसमें 5 है। 2D एरे में क्या होता है, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, ग्रिड होता है बेसिकली। 3D एरे में क्या होगा, रोज, रो, विड्थ और हाइट। 3D हो गया, जैसे एक रूम को कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे उसकी क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। तो रोज, कॉलम्स और एक हाइट हो जाएगी। तो यहां पे हम देखते हैं 2D एरे का एग्जांपल ले रहे हैं, इंट a 5,5। अब ये एरे कैसा दिखता होगा, ये एरे कुछ आपका 5x5 का है, तो कुछ ऐसा दिखता होगा। अब आपको क्या गिवन है कि जो इसका बेस एड्रेस है वो है 100। अब आपका बेसिकली ए क्या होता है, अगर आप ए को प्रिंट कराना चाहेंगे, एड्रेस होता है ये, इसकी वैल्यू होगी 100, तो यहाँ पे बेस एड्रेस क्या दे रखा है 100। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप इन उस एरे का नाम रखते हैं वो क्या होता है, उस एरे का बेस एड्रेस। बोले तो कि आपका जो भी पहला एलिमेंट होगा एरे का, उसका एड्रेस। तो ठीक है, उस एरे का एड्रेस यहाँ पे क्या है 100। अब हमें पूछा जा रहा है, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि आपको बताना है हमारा एलिमेंट 3,4, 3,3, चलो 3,3 का क्या बताइए, एड्रेस बताइए कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होने वाला है, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब आपकी इंडेक्सिंग आपको पता होना चाहिए, एरे की इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, कहां तक जाती है n-1 तक। यहाँ पे n क्या है 5, कैसे जाएगा 0 1 2 3 4, ये हो गई रोज की, कॉलम की 0 1 2 3 4, n-1 बोले तो 5-1 4। अभी जरूरी नहीं है ये दोनों सेम हो, आप यहाँ पे 10 और 5 भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक ग्रिड बना लिया। अब आपसे क्या पूछा है 3,3 का आपको क्या बताना है, एड्रेस बताना है। थर्ड रो इंडेक्स क्या है 3, तो रो कौन सी हो जाएगी 4, क्यों, पहली रो 0, दूसरी रो 1, तीसरी रो 2, चौथी रो 3। तो थर्ड रो का थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट, तो थर्ड इंडेक्स वाला कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा कॉलम होगा, फोर्थ कॉलम। पहला कॉलम, जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3x3 आपका कुछ ये वाला आया। तो आपसे पूछा जा रहा है इस वाले एलिमेंट का क्या करना है, आपको बेस एड्रेस बताना है। बेस एड्रेस कैसे निकालेंगे, सॉरी एड्रेस, बेस एड्रेस तो आपका एरे का दे रखा है 100। आपको पूछा है इस एलिमेंट का आपको क्या बताना है, एड्रेस बताना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे बेस एड्रेस प्लस इस रो के ऊपर कितनी रोज हो चुकी हैं, काउंट कीजिए 0 1 2, टोटल कितनी हुई 3। मतलब जो इंडेक्स में लिखा हुआ है वो यहां लिख सकते हैं 3, मतलब 3 रोज क्या है इससे ऊपर है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर रहे हैं आप बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं इसके ऊपर वाली रो तक। तो इसके ऊपर वाली रो तक कितने एलिमेंट होंगे, एक रो में 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट एक रो में, तो 3 रो में कितने हो गए 3 इंटू 5। अब आप क्योंकि एड्रेस निकाल रहे हैं तो आपको क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक एलिमेंट की साइज से। इंट की साइज क्या होती है 4। फिर आप क्या ऐड करेंगे, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया इस पॉइंट पे, यहां तक थर्ड रो मतलब सेकंड इंडेक्स वाली रो तक आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ध्यान दीजिएगा इंडेक्स हमेशा आपका एक कम होगा जो भी रो नंबर होगा, मतलब इंडेक्स 0 मतलब क्या हो गई फर्स्ट रो, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे आपको याद है वैसे रखिएगा कि इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है 0 से शुरू होती है। तो ठीक है, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया, कितने एलिमेंट बचे अब 1 2 3, तो बेसिकली क्या है ये वाला इंडेक्स, तो इसको क्या किया 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट का क्या साइज 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 100 प्लस 20 इंटू 3 60 प्लस 12, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 172। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, हम उसका देखेंगे। मैंने लिया a 5,5, तो ध्यान दीजिए फिफ्थ इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 तो है ही, क्या हुआ एरे खत्म हो गया, मतलब आप ऐसी मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो आपने डिक्लेयर की ही नहीं, तो आपका यहाँ पे क्या देने वाला है, सेगमेंटेशन फॉल्ट देने वाला है। ये स्टेटमेंट आपने क्या की है, गलत लिखी है। तो चलो दूसरा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका चाहे 5,5 का है लेकिन आपका इंडेक्स कहां तक जा सकता है n-1, n-1 तक। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से 4,4 का।
4,4 बेसिकली कौन सा होगा, फोर्थ इंडेक्स, इंडेक्स ये रहा फोर्थ कॉलम वाला इंडेक्स ये रहा, तो आपका बेसिकली ये वाला हम बात कर रहे हैं इस वाले एलिमेंट की। इस वाले एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, बेस एड्रेस क्या 100, इसके ऊपर कितनी रोज क्या बताया था मैंने, सीधा ये वाला पुट कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक रो में 1 2 3 4 5, वो यहां लिखा होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एलिमेंट का क्या साइज 4 प्लस, अब क्या हुआ यहां तक के हमारा क्या हो गया, इस बार हमारा यहां तक की रोज या यहां तक के एलिमेंट्स कवर हो गए हैं। अब क्या बची, जिस रो में ये खुद एलिमेंट प्रेजेंट है, इससे पहले कितने एलिमेंट 1 2 3 4, बेसिकली क्या ये वाला, तो 4 इंटू एक एलिमेंट का क्या साइज 4, तो यहां से आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 100 प्लस 80 प्लस 60, तो आपका आ गया 196। तो ये था थोड़ा सा पॉइंटर का कंसेप्ट। यहाँ पे पॉइंटर समझाने का मेरा मोटिव क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी अब आप आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर ही आपका क्या आने वाला है, लिंक लिस्ट आने वाला है। लिंक लिस्ट आपका पॉइंटर्स के बिना नहीं चलता है, उसमें एक लिंक लिस्ट का जो एक नोड होता है या फिर एक उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, उसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं, दूसरा एक पॉइंटर जिससे आप उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। तो चलिए, इसलिए यहाँ पे मैं पॉइंटर्स आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। पॉइंटर्स बहुत ही जरूरी है, हालांकि जावा में पॉइंटर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसमें हम डिफरेंट तरीके से लिंक लिस्ट बनाते हैं, बट काफी लोग C++ पढ़ रहे हैं और हम भी अभी यहाँ पे C++ पे फोकस कर रहे हैं, और पॉइंटर्स के सवाल आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पॉइंटर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो यहां तक तो बात हो गई भाई हमारे पॉइंटर्स की और एरे के बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं लीनियर सर्च। एरे में जब भी कोई एलिमेंट सर्च करना हो, उसके दो तरीके होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च आप सभी को पता है, यहां पे फटाफट से मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च बेसिकली क्या होता है, आप क्या करते हैं, एरे के हर एक एलिमेंट पे सर्च करते हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए 4 int I इक्वल टू, इंडेक्स कहां से शुरू होता है, हमेशा 0 से, ध्यान रखिएगा, लेस देन जो भी लास्ट है n I प्लस प्लस। क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए कंपेयर करते हैं। इफ a ऑफ I इक्वल टू जो भी आपका एलिमेंट है x, तो ये कर दीजिए, आपको मिल गया जो भी आपको लिखना है, आंसर करके आप यहां से बाहर आ सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका लीनियर सर्च का कोड। तो अब हम बात करेंगे, लीनियर सर्च आप सभी ने पढ़ रखा है, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च की। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है, याद कीजिए, जिन्होंने पढ़ रखा है पता होगा कि बाइनरी सर्च हर जगह नहीं लगता है, जबकि लीनियर सर्च हर एक एरे पे लग जाता है। तो भैया बाइनरी सर्च हर जगह नहीं लगता है, तो उसका फायदा क्या है, अगर हर जगह लीनियर सर्च लग रहा है तो हम लीनियर सर्च ही क्यों नहीं लगाने। तो ये भी आप देखेंगे। अभी बाइनरी सर्च की जो कंडीशन होती है वो होती है कि आपका एरे जो है वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं बाइनरी सर्च। यहां पे मैं थोड़ा सा सूडो कोड बताने जा रहा हूं आपको, किसके थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एरे ले रहे हैं, मान लीजिए a ऑफ 10, मतलब 10 एलिमेंट का हमने क्या लिया है, एरे लिया है। जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज लिख देते हैं, सॉर्टेड होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 8 12 15 17 19 20 23 25 और लास्ट में 30, ठीक है। 10 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स ले लिए। अब हमें क्या है, एरे सॉर्टेड है, तो हमारा क्या लग सकता है, बाइनरी सर्च लग सकता है। तो देखते हैं बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा कोड नहीं करूंगा, मैं आपको केवल बाइनरी सर्च वाला पार्ट लिखूंगा। और आपको एक चीज बता दूं कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं आज के जो क्वेश्चंस आपको बताए, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मैं उनकी लिंक्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सके। तो आज से आप समझ सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेक्शन शुरू हो गया। इससे आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा, और आप देखेंगे कि कैसे हमारे इनपुट दिया होता है, कैसे हमें टेस्ट केसेस दिए होते हैं, और कैसे कई बार हमारा कई टेस्ट केस पास हो जाते हैं और कई टेस्ट केस पास नहीं होते। मतलब आपका कोड क्या होता है, आधा सही होता है, आधा सही कोड हमारा हमेशा जनरली गलत ही माना जाता है। टीएलई आती है तो हम बोलते हैं क्या, कि हमारा कोड सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। टीएलई का कंसेप्ट हम यहाँ पे बाइनरी सर्च में और लीनियर सर्च में पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था
कि बाइनरी सर्च लगाना ही क्यों जब लीनियर सर्च हर जगह लग जाता है, वो आपको अब पता लगेगा। देखिए बाइनरी सर्च में हम बेसिकली 3 एलिमेंट्स लेते हैं। अब आपको एक यहाँ पे कंडीशन पता होना चाहिए, सर्च कर रहे हैं तो किसको सर्च कर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको x एलिमेंट को सर्च करना है 20, आप 20 को सर्च कर रहे हैं। तो अब आपका जो बाइनरी सर्च में बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो 3 होते हैं, s स्टार्टिंग इंडेक्स, e एंड इंडेक्स, m मिड। स्टार्टिंग इंडेक्स आप हमेशा जानते हैं, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो एरे का बेसिक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो होता है 0, तो s को आप इनिशिएट करेंगे 0 से। e आपका एंड इंडेक्स है, एंड इंडेक्स आपको हमेशा पता है क्या होता है n-1, n-1। इस केस में क्या, इस केस में हो जाएगा आपका 9, ठीक है। यहां पे मैं अब इंडेक्सिंग में लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए क्या आया n-1। तो चलो अब हम देखते हैं, अब आप क्या करते हैं, आप कंडीशन लगाते हैं बाइनरी सर्च में, एक व्हाइल लूप चलती है आपकी, व्हाइल आप क्या बोलते हैं, कब तक सर्च करेंगे, जब तक s छोटा है या बराबर है e के। तो छोटा या बराबर, बराबर वाले केस में क्या होगा, आपका एक इकलौता एलिमेंट होगा s इक्वल टू e, वो एक ही एलिमेंट होगा जब स्टार्टिंग इंडेक्स भी वही है एंड इंडेक्स भी यही है, मतलब टोटल एरे में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है। समझने के लिए देखिए यहाँ पे e क्या अभी 9, s क्या 0, 9 माइनस 0 9 प्लस 1, टोटल एलिमेंट्स कितने 10, मतलब e माइनस s प्लस 1। तो ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे मिडिल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मिडिल निकालने में बहुत लोग गलती करते हैं। मिडिल में क्या करते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि हम फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाय 2। हालांकि सही है, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा ये गलत है, लेकिन कई बार क्या होता है जब आपका इंटीजर बहुत बड़ा होता है, मतलब मान लीजिए इंटीजर की साइज क्या होती है 32 बिट्स की होती है, मतलब 4 बाइट्स की होती है। अगर आपका इंटीजर 2 की पावर 32 माइनस 1 अगर अनसाइंड है, अगर साइंड है तो 2 की पावर 31 की माइनस 1 की साइज का है, मतलब 2 की पावर 31 माइनस 1 आपका है। जब उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो रैपअप हो जाएगा, रैपअप होके आपका आंसर जो आना चाहिए था वो नहीं होगा, बिल्कुल गलत मिलेगा। इसलिए हम क्या लेते हैं, अगर ये यूज नहीं करना तो क्या करेंगे, s प्लस e माइनस s डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या होगा, आपका e माइनस s, ये कभी भी e जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा, वैल्यू कम आएगी, दोनों ऐड होके रैपअप होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे रैपअप वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है आपका जो m आने वाला है वो s और e के बीच में आने वाला है, s और e दोनों ही आपके इनकी रेंज में है, क्यों उनको ऐड करके इनकी रेंज के बाहर निकालना, इसलिए हम ये वाला यूज करने वाले हैं। तो चलो अब हम यहां पे लिखते हैं क्या आया, m इज इक्वल टू s प्लस e माइनस s डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आ गया मिडिल एलिमेंट। अब आप क्या करेंगे, यहां पे s क्या है ध्यान से देखिएगा, s आपका 0 है इनिशियली, e आपका 9 है इनिशियली। तो यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे देखते जाते हैं हम साथ में, m आपका आया s 0 प्लस 9 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 4.5। सिंस m इंटीजर है वो क्या करेगा, फ्रैक्शन पार्ट नेग्लेक्ट कर देगा, तो आपका जो m आएगा वो आएगा 4। तो आपका m आ गया इंडेक्स 4 पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा इस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। इफ a ऑफ n क्या ढूंढ रहे हैं, x ढूंढ रहे हैं, इक्वल टू x। अगर ये सही है तो जो भी आपको बोला है आंसर इक्वल टू 1 की आंसर मिल गया है, और क्या कर देंगे उसके बाद ब्रेक, कि भाई अब इसके आगे नहीं जाना, जब हमें आंसर मिल ही गया है तो आगे जाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ, यहां पे हमारा केस क्या हुआ, a ऑफ n मतलब 17 क्या है 20 से छोटा है, तो ये केस क्या आया हमारा, एल्स अगर बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पे जो केस आया हमारे पास वो आया a ऑफ n क्या है, छोटा है x से, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा कि एरे हमारा सॉर्टेड है, तो अगर ये इससे छोटा है तो इधर तो इससे क्या है, सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, तो इधर देखने का क्या है, मतलब ही नहीं है। आप क्या करें, सीधा इस वाले पार्ट में देखेंगे, अगर कंपैरिजन क्या करेंगे, उस वाले एरे से करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट को आप उठा के शिफ्ट करने वाले हैं
स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ था उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, मतलब s जो आपका नया आने वाला है वो आने वाला है m+1। यही चीज मैं बता रहा था कि क्या हुआ, s इक्वल टू m+1 खत्म। अब क्या हुआ, एक कंडीशन और क्या आ सकती है, एल्स बराबर नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ, बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप एल्स में कवर हो जाएगी। तीन ही केस हो सकते हैं, दो इंटीजर या तो बराबर होगा, एक इंटीजर छोटा होगा या फिर दूसरा इंटीजर छोटा होगा। तो यहाँ पे हमने एल्स लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए क्या हुआ होगा कि अगर हम 12 सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए 12 सर्च कर रहे हैं, तो क्या हुआ, x आपका क्या आया, 17 से छोटा है। अगर हम हमारा x की वैल्यू पर मान लीजिए 12 है, तो आपने क्या देखा, a ऑफ m इज ग्रेटर देन 12, जो कि हमारा ये वाला केस है। यहाँ पे लिख देता हूँ अगर किसी को डाउट हो रहा है, a ऑफ m, ये एल्स वाला केस क्या बचा होगा, ग्रेटर देन x। एल्स क्यों लिखना है, एल्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप एल्सिफ लगा रहे हो या लगा रहे हो तो आपको लास्ट में एल्स लिखना जरूरी है। जब आपको पता है बचा ही एक केस है तो क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट करना है इसको लिख के। तो हमारा एल्स में कौन सा केस बचा होगा, केवल ये वाला। तो हमने क्या बोला कि अगर हम मान लीजिए 12 सर्च कर रहे हैं तो हमारा क्या है, 17 बड़ा आया। अब क्या हुआ, आपको पता है 12 सर्च कर रहे हैं, 17 बड़ा है, आपका आंसर क्या होगा, इसके लेफ्ट में होगा, क्योंकि 17 से सारे छोटे एलिमेंट किधर है, उसके लेफ्ट में। तो क्या करोगे, इस ई को उठा के इधर ले आओगे, क्योंकि हमारा ये केस नहीं आया है तो हम अभी बस केवल कोड के लिए लिख रहे हैं। तो ई क्या आ जाएगा, m-1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलो वो मैं बाद में बताता हूं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आप भूल नहीं सकते, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला केस क्या है। तो अब क्या हुआ, आपका नया एस क्या आ गया, m+1। तो नया एस क्या आया, नया एस जो आया m+1, m क्या था आपका 4, एस क्या आ गया 5। अब वापस m निकालिए, m क्या आने वाला है आपका, m आपका आएगा s प्लस m इक्वल टू s दैट इज 5 प्लस 9 माइनस 5/2 विच इज नथिंग बट 2। तो ये आ गया आपका 7। 9 माइनस 5 इज 4/2 इज 2, तो 7 आ गया। अब आपका जो नया मिडिल एलिमेंट आया है वो ये आया है। अब देखिए आपने केवल एक ही कंपैरिजन से, कंपैरिजन किससे किया, एक ही कंपैरिजन किया मिडिल से, एक ही कंपैरिजन में आपने केवल इतना सा एरे रह गया, मतलब जो आपका 10 एलिमेंट्स का एरे था वो अब केवल रह गया 5 एलिमेंट का। मतलब एक ही कंपैरिजन आपने क्या किया, आधा एरे उड़ा दिया, मतलब कंपैरिजन बिल्कुल हाफ पे ला दिया। तो देखिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होगी, पहले में हाफ, दूसरे में दोबारा कंपेयर करेंगे तो भी हाफ होने वाला है। एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए क्या होगा, मिडिल क्या है आपका 7 यहाँ पे देखिए क्या, a ऑफ m इक्वल टू x है, x क्या है 20, 7 23 बराबर है, नहीं है। a ऑफ m क्या है 23, छोटा है 20 से, नहीं है। 23 क्या है, बड़ा है, ये वाला केस आ गया। तो इसमें क्या करना है आपको, e इक्वल टू m-1। तो अब जो आप करने वाले हैं, e को क्या करेंगे m-1, तो e क्या आ गया आपका m-1। तो अब जो आपका फाइनल इसके बाद बचा है वो बचा है केवल 2 का एरे। मतलब अब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 5, एंडिंग इंडेक्स है वो है 6। तो क्या किया, 5 के एरे को एक ही कंपैरिजन में क्या किया, 2 में कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर एक कंपैरिजन पे एरे को हाफ कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियली आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियली नहीं, मल्टीप्लिकेशनली कम कर रहे हैं, हर बार 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं एरे की साइज को। तो ये बेसिकली क्या है, log n। मैंने आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में पिछले लेक्चर के नोट्स दिए थे, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की लिखी हुई थी। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, वहां पे नोट्स आते रहते हैं। वहां पे लिखा हुआ था कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की वो होती है log n। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि हर बार क्या हो रहा है, साइज आधा होता जा रहा है। तो पहला कंपैरिजन n के लिए हुआ, दूसरा कंपैरिजन n/2 के लिए हुआ, तीसरा होगा n/4 एंड सो ऑन। तो जब आप इनको काउंट करेंगे टर्म्स की हमेशा क्या आने वाली है, log n के बराबर। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, इसको कंप्लीट करते हैं। अब हमारा जो e आ गया, यहाँ पे e क्या चेंज हो गया 6 के बराबर। अब देखिए नया m क्या आएगा आपका, जो नया m आने वाला है वो आने वाला है 5 प्लस 6 माइनस 5/2। तो ये क्या आ गया 5 प्लस हाफ विच इज 5.5। अगेन m हमारा क्या है, इंटीजर, ये क्या आया फ्लोट। वैसे भी आपको पता है जब भी आप इंटीजर में इंटीजर करते हैं वो हमेशा आपको अपने आप ही एक्सप्लिसिटली फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करके देता है। तो कभी भी आपका 5 नहीं आएगा, तो 5.5 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। हाफ हमें जब भी आप 1/2 करेंगे वो आने वाला है 0। तो ये क्या आया आपका, मिडिल टर्म आ गया आपका 5। तो अब देखिए a ऑफ 5 क्या है 19, क्या बराबर है
20 के नहीं। कौन सा केस है? ए ऑफ एम लेस देन एक्स। एम एक्स को क्या करेंगे? एम प्लस वन। कौन सा कलर रह गया? ब्लैक। चलो यहां से क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू एम प्लस वन। तो अब आपका जो फाइनल एरे बचा है वो बचा है केवल एक एलिमेंट का, ठीक है, एम प्लस वन। तो नया एस क्या आया आपका? नया एस आया 6। ई क्या है? 6। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया था, क्योंकि हो सकता है दोनों बराबर हो जाए तब भी आपको आंसर मिल जाए। अब आप जब यहाँ पे एम निकालेंगे तो आपका आएगा 6 प्लस 6 माइनस 6 बाय 2 विच इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 6 आया आपका, एम की वैल्यू 6 आई। ए ऑफ 6 इज इक्वल टू 20। क्या एक्स के बराबर है? 20 बराबर 20। तो क्या हुआ? आपको आंसर मिल गया। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप यहाँ पे इक्वल टू साइन ना भूलें, वरना क्या करेंगे आप, जहां पे आपको आंसर मिलने वाला हो वो एक जो फाइनल केस बचा हो वो आप मिस कर देंगे। तो इस साइन का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका बाइनरी सर्च। आज के लिए हम इतना ही यहीं पे खत्म करेंगे। आपके टेलीग्राम ग्रुप में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च की प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू, ऑनलाइन कंपाइलर जो होगा उसका लिंक आ जाएगा। वहां पे आपको क्वेश्चन दिया होगा, इनपुट फॉर्मेट वगैरह सब दिया होगा, और आपको क्या कर सकते हैं, आप उस पर जाके अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आने वाले सभी वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। थैंक यू, बाय।